विधानसभा चुनाव समय देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे पहले चरण में 43 सीटों पर पड़ेंगे वोट, बताएंगे कहां कहां पर वोट डाले जाएंगे दोस्तों, कौन कौन से वीआईपी नेता मैदान में उतरे हुए। इसी के साथ में उपचुनाव को लेकर भी 31 सीटों पर पड़ेंगे वोट, बताएंगे कहां कहां पर कौन कौन उम्मीदवार मैदान में उतरा हुआ है। इसी के साथ में झारखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी ने किया कुछ ऐसा कि बीजेपी के लोग पहुंच गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चुनाव जीते ही भाजपा के नेताओं को गुवाहाटी भेजने की धमकी दी है विपक्ष के नेताओं ने, बताएंगे इंडिया अलायंस के किस नेता ने यह बात कही है दोस्तों। और इसी के साथ में टॉप लेवल के अधिकारी के द्वारा हिंदू मुसलमान का खेल खेला जा रहा था दोस्तों। इसके बाद विपक्षी पार्टी ने लिया है जोरदार तरीके का एक्शन, बताएंगे सरकार ने सस्पेंड तक कर दिया है दोस्तों। इसी के साथ में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर एक बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में बताएंगे लालू यादव की ओर से क्या मैसेज भेजा गया है और भारतीय जनता पार्टी के नेता मिथुन चक्रवर्ती के साथ हो गया है बड़ा खेला। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि झारखंड के अंदर पहली बार ऐसा होगा कि एक सरकार दोबारा रिपीट होगी और प्रचंड बहुमत से नई सरकार इतिहास बनाने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में झारखंड बनाएगा इतिहास बनेगी दोबारा से सेम सरकार, तो अपनी राय जरूर लिख बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ। झारखंड के विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 43 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं दोस्तों। 31 विधानसभा क्षेत्रों के 950 विधानसभा केंद्र पर लगातार वोट डाले जा रहे हैं दोस्तों। बंपर वोटिंग की भी खबर सामने आने लगी है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पहला चरण काफी ज्यादा जरूरी है दोस्तों। आपको बता दें इसमें कई सारे बड़े बड़े नेता मैदान में उतरे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा चुनावी मैदान में है। जमशेदपुर पूर्व से उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की पुत्र वधु पूर्णिमा दास साहू मैदान में उतरी हुई है। घाटशिला से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन मैदान में उतरे हुए हैं। खुद चंपई सोरेन पहले चरण के लिए आज कोल्हान की सरायकेला सीट से मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से मिथिलेश ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं। लोहारदगा से डॉक्टर रामेश्वर उरांव चुनावी मैदान में है। मुन्ना गुप्ता जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक ऐसा बयान दिया था जिसे लेकर चर्चा हो गई थी, वह भी मैदान में उतरे हुए हैं। चाईबासा से दीपक बिरुआ मैदान में उतरे हुए हैं। इसी के साथ में और भी कई सारी इंपॉर्टेंट सीटें हैं दोस्तों। कुल मिलाकर एक से एक दिग्गज नेता मैदान में उतरे हुए हैं और पिछली बार के चुनाव के मुताबिक जिस तरीके के रिजल्ट आए थे उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यह सीट इंडिया अलायंस के लिए काफी जरूरी है। यहाँ पर ज्यादातर सीटें इंडिया गठबंधन को जीतनी पड़ेगी क्योंकि कोल्हान वो क्षेत्र है जहां पर पिछली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी मिलकर बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था और भाजपा इस बार चंपई सोरेन को लेकर आई है दोस्तों। हालांकि इससे कुछ ज्यादा फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। उपचुनाव की भी कई सारी सीटों पर मुकाबला चल रहा है। 31 विधानसभा क्षेत्रों में आज वोट डाले जा रहे हैं दोस्तों। बिहार में 4 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सिक्किम में 2 सीट, असम में 5, मेघालय की 1, छत्तीसगढ़ की 1, पश्चिम बंगाल की 6 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। केरल के अंदर भी 1 लोकसभा 1 विधानसभा सीट पर वोट डाले जा रहे हैं दोस्तों। राजस्थान की 7 सीटों पर चुनाव हो रहा है जिसमें कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार 4 सीटें जीती थी। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को मिला था और 1 कांग्रेस पार्टी के अलायंस को मिला था। यहाँ पर जबरदस्त मुकाबला है। बिहार की 2 सीटें, 4 में से आरजेडी के पास थी, 1 हम पार्टी के पास, 1 सीपीआई-एमएल के पास, यानी इंडिया अलायंस की 3 सीटें 1 हम पार्टी की है। तो मुकाबला यहाँ भी दिलचस्प चल रहा है दोस्तों। मध्य प्रदेश के अंदर भी 2 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच मुकाबला है। बुधनी सीट पर बीजेपी पिछली बार जीती थी और विजयपुरा की सीट से कांग्रेस पार्टी जीती हुई है। छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव जीता हुआ है और पश्चिम बंगाल के अंदर जो 6 सीटें हैं उसमें से 5 तृणमूल कांग्रेस की सीट है, 1 भारतीय जनता पार्टी की सीट है दोस्तों। और क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाला पूरा प्रकरण हुआ है तो इसके बाद ममता बनर्जी के लिए ये काफी जरूरी चुनाव है दोस्तों। देखते हैं किस तरीके के नतीजे निकलकर सामने आएंगे। आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने साइलेंट पीरियड के दौरान जो मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग पहुंची है। कांग्रेस पार्टी ने एक दिन पहले मैनिफेस्टो जारी करते हुए कई सारे बड़े वादे किए थे। भरोसे का घोषणा पत्र लिखा गया था। इस पूरे मैनिफेस्टो का नाम कांग्रेस पार्टी ने राज्य के उपभोक्ताओं को 250 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। कांग्रेस पार्टी ने राज्य में जातीय जनगणना कराने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस युवाओं पर है और कई बड़े वादे किए हैं जिससे बीजेपी के लोग इतने ज्यादा डर गए हैं दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहुंचे कह रहे साइलेंट पीरियड में ये मैनिफेस्टो जारी किया गया है। सवाल यह है कि साइलेंट पीरियड कैसे हो सकता है जब 20 तारीख को फिर से एक चरण का चुनाव होने वाला है। साथ साथ झारखंड के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र। 10 लाख युवाओं को रोजगार समेत कई बड़े वादे किए गए हैं। साथ साथ दोस्तों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी को चुनाव प्रचार करने से रोका गया। जो जानकारी है उसका अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेत्री कल्पना सोरेन से कहा गया कि आपका हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता क्योंकि जो एयर फ्लाइंग जोन है वो काफी ज्यादा एयर ट्रैफिक से भरा हुआ है। एक तरीके से दोस्तों उनको रोकने की कोशिश की गई और उनकी एक सभा भी इस चक्कर में टल गई है। कुल मिलाकर इस तरीके के हरकतों को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर इंडिया अलायंस के लोग नाराज है। सांसद राहुल गांधी ने भी झारखंड में चल रहे वोटिंग के बीच में एक बड़ा मैसेज भेजते हुए कहा कि झारखंड की माताओं बहनों के खाते में कल मैया सम्मान योजना की 4थी किस्त खटाखट चली गई है। यह योजना महिलाओं को महंगाई से लड़ने और स्वाभिमान के साथ जीने में विशेष रूप से मदद करेगी। इसलिए हमने इसके तहत मिलने वाली राशि को और बढ़ाने का निर्णय लिया है। दिसंबर 2024 से झारखंड की महिलाओं को 2500 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। 53 लाख महिलाओं को इस योजना से लाभ मिल रहा है। मैंने पहले भी कहा था और फिर दोहरा रहा हूं, बीजेपी ने जितना पैसा अपने अरबपति मित्रों को दिया है उससे ज्यादा इंडिया महिला, युवा, किसानों और गरीबों को उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए दे रही है। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहन यादव के खिलाफ बीजेपी के नेता ही काफी नाराज चल रहे हैं दोस्तों। भाजपा के मंत्री ऐसा लग रहा है कि उनका बहिष्कार
तिरस्कार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई सारी तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, लेकिन इसमें कम से कम आपको 7-8 कुर्सियां शुरू की खाली मिल जाएगी, यानी भाजपा के वरिष्ठ नेता इस बैठक में आए ही नहीं है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से लिखा गया कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है मगर तुमको इसका यकीन नहीं है। खाली कुर्सी की कैबिनेट, मुख्यमंत्री अपनी ही कैबिनेट में लोकप्रियता खो चुके हैं। वरिष्ठ मंत्री ही बैठक में पहुंच नहीं रहे। बतौर मुख्यमंत्री मोहन यादव विफलता और अलोकप्रियता के शिखर पर है, यानी अपने ही लोग उनके साथ आकर बैठक नहीं करना चाहते। कैबिनेट की मीटिंग फ्लॉप होने को लेकर यह बड़ी अपडेट है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि मोहन यादव के खिलाफ बीजेपी के कई सारे नेता मैदान में उतरे हुए हैं और जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को अलग थलग कर दिया गया था और अचानक से मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है, जरूर बीजेपी के नेताओं में आपसी मतभेद है दोस्तों। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को लेकर समाजवादी पार्टी और बसपा ने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। तो अब कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा की ओर से पलटवार किया गया है। कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा के शरद शुक्ला की ओर से एक पोस्टर लगवाया गया है। अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के अंदर लिखा गया है कि अगर तुम हमको बांटोगे तो हम तुमको उखाड़ फेंकेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह लिखा हुआ है, इसमें भ्रष्टाचार, बुलडोजर राज, बेरोजगारी, परीक्षा लीक, इस तरीके की बातें करते हुए बीजेपी को उखाड़कर फेंकने की धमकी दी गई है दोस्तों। कुल मिलाकर भाजपा के नारे पर उसी तरीके से पलटवार किया जा रहा है। साथ साथ अडानी सरकार बनाने की मीटिंग में शामिल होते हैं, यह बड़ा दावा अजित पवार ने किया है दोस्तों। अजित पवार ने बताया है कि जब एनसीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाने की तैयारी कर रही थी तब अजित पवार के बैठक में गौतम अडानी भी मौजूद था, यानी अडानी का दखल महाराष्ट्र की राजनीति में साफ तौर पर स्वीकार किया है अजित पवार ने। इसका सीधा मतलब यह है दोस्तों कि भाजपा, आरएसएस और अडानी के बीच में साठगांठ चल रही है। अगर आप भी मानते हैं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले इस तरीके के बयान का दूर तक असर देखने को मिलेगा और इंडिया अलायंस को इस वीडियो को दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाना चाहिए ताकि सबको पता चले कि हम तो हमारे दो को लेकर जो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं वो आरोप नहीं है, उसकी सच्चाई है, वो हकीकत है। हम दो हमारे दो मिलकर लूट रहे हैं और लुटवा रहे हैं। आपकी क्या राय है लिखिएगा जरूर। साथ महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने बड़ा दावा करते हुए सियासी पारा चढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि शिंदे गुट के 8 विधायक और 1 मंत्री उनके संपर्क में है। उन्होंने कहा कि मंत्री ने मुझे फोन किया था और हमसे कहा था कि मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। मेरे साथ और जो 8 विधायक है वो भी वापस लौटना चाहते हैं, यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी में लौटना चाहते हैं। चुनाव के बाद उन्हें लेकर फैसला लिया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों यह बयान इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एकनाथ शिंदे ने अपने सारे वर्तमान विधायकों को टिकट दिया है, यानी जो लोग संपर्क के साथ रहे थे उद्धव ठाकरे से वो लोग जरूर वापस से चुनाव लड़ रहे हैं और अगर वो चुनाव जीत कर आते हैं तो फिर पलटी मारेंगे और इसके बाद जबरदस्त तरीके का खेला पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर आगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ झारखंड के विधानसभा चुनाव है और उससे पहले की चरण में वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के नेता और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक बड़ा बयान झारखंड में दिया है। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो वायरल हो गया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि अगर कोई कट्टर हिंदू किसी मुस्लिम पर हमला करेगा तो बन्ना गुप्ता वहां खड़ा रहेगा। बीजेपी ने इस बयान पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा है कि बन्ना ने हिंदुओं का अपमान किया है। बन्ना गुप्ता झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और जमशेदपुर वेस्ट से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार है। सवाल है कि ये तो एकदम सीधा सा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है जो हर नेता को देना चाहिए, इसमें क्या विवादित है। भाजपा के नेताओं को पूरे मामले पर स्पष्टीकरण देना चाहिए दोस्तों। जमशेदपुर वेस्ट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बन्ना गुप्ता एकदम सही बयान दे रहे हैं, जो भी आपको लगता है लिखकर जाएगा। साथ साथ झारखंड के अंदर रांची के अंदर सीईओ यानी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के अपर सचिव संजय प्रसाद श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया है। उनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग को वापस करने का निर्देश दिया गया है। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई है दोस्तों। सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर प्रचार चरम सीमा पर है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। महायुति सरकार के दौरान महाराष्ट्र का पतन हुआ है दोस्तों। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार पार्टी के नेता रोहित पवार ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी आने पर हम सबूतों के साथ महागठबंधन के भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर मुझे गृह मंत्री का पद मिल जाता है तो फिर महागठबंधन यानी महायुति गठबंधन भाजपा गठबंधन के 60% नेता गुवाहाटी चले जाएंगे, उनको गुवाहाटी हम लोग भेज देंगे। उन्होंने महागठबंधन के नेताओं को साफ तौर पर धमकी दे दी है। गुवाहाटी में जाकर ही पूरा खेल रचा गया था दोस्तों और महाराष्ट्र के अंदर सरकार के खिलाफ विद्रोह पैदा करवाया गया था। उसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपने पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ा, फिर जाकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया जिनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी थी। और ऐसे में अब ये जो बड़ा खुलासा हुआ है तो 50 खोके सब कुछ होके वालों को शरद पवार के पोते की ओर से साफ बड़ा मैसेज भेज दिया गया है दोस्तों। वहीं पर मोदी कहते हैं कि अघाड़ी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी है। चिमूर रैली में नरेंद्र मोदी की ओर से ये टिप्पणी की गई है। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। साथ साथ मराठा वर्सेस ओबीसी का महाराष्ट्र के अंदर चुनाव चल रहा है। दूसरा एक और मुद्दा काफी ज्यादा लोगों के बीच में चर्चा का विषय है दोस्तों और वो है मराठी वर्सेस गुजराती का, यानी भारतीय जनता पार्टी इन दोनों मुद्दे को लेकर बैकफुट पर है। मराठा वर्सेस ओबीसी माहौल बनने के कारण बीजेपी को मराठवाड़ा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और मुंबई के अंदर मराठी वर्सेस गुजराती का काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है क्योंकि मुंबई में बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के मराठी समाज के लोग रहते हैं और ये मैसेज उनके बीच में क्लियर है कि मुंबई को मिलने वाले बड़े बड़े प्रोजेक्ट को जानबूझकर गुजरात भेज दिया गया है और महाविकास अघाड़ी गठबंधन की ओर से भी गुजराती वर्सेस महाराष्ट्र का ये चुनाव बनाया जा रहा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इन दो मुद्दों के इर्द-गिर्द का चुनाव होगा तो पूरी तरीके से भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता है, तो अपनी राय जल्दी बताएगा। साथ साथ केरल की इंडिया अलायंस की सरकार ने 11 नवंबर को 2 सीनियर
आईएएस ऑफिसरों को सस्पेंड कर दिया है दोस्तों। उन पर सर्विस नियम का पालन नहीं करने और अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। गोपाल कृष्ण जो एक आईएएस अधिकारी है, उनके साथ में दूसरे एन प्रशांत पर यह कार्रवाई की गई है। गोपाल कृष्ण पर आरोप है कि उन्होंने 30 अक्टूबर को 2 व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए। इनके एडमिन वही थे। मल्लू हिंदी ऑफिसर्स ग्रुप के नाम से हिंदू ऑफिसर को अलग से जोड़ा गया और मल्लू मुस्लिम ऑफिसर ग्रुप में मुस्लिम अफसरों को अलग से जोड़ा गया। दोनों ही ग्रुप्स के कई सीनियर अधिकारी को इसमें ऐड किया गया। गोपाल कृष्ण के खिलाफ इन ग्रुप में शामिल अफसरों ने ही इस संबंध में सीनियर अधिकारी की शिकायत की थी। मामला सामने आने के बाद गोपाल कृष्ण ने अपना फोन हैक होने और धर्म आधारित व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। कुल मिलाकर दोस्तों इतने बड़े पोस्ट पर मौजूद आईएएस अधिकारी पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि देश में कुछ लोगों की सरकार ने कितना बुरा हाल कर दिया है दोस्तों कि उच्च स्तर पर बैठे हुए अधिकारियों में भी इस तरीके की जहरीली मानसिकता पहुंच गई है। साथ साथ देश में तेजी से बढ़ रही महंगाई 14 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है दोस्तों। ये जो जानकारी दी गई है इसके अनुसार जो रिटेल इन्फ्लेशन चल रहा है, यानी जो लोगों के खाने पीने की चीजें हैं, ट्रैवल की चीजें हैं और एंटरटेनमेंट की चीजें, सारे चीजों पर दाम बढ़ गया है। लगभग 10% का इजाफा हुआ है। यानी पिछली बार के फूड प्राइस के कीमत में इस बार 10% का इजाफा हुआ है दोस्तों। यानी जो पिछली बार खाने की चीजें 100 रुपए की मिला करती थी, अब वो बढ़कर 110 रुपए की हो गई है। भारत की खुदरा महंगाई अक्टूबर में सालाना आधार पर बढ़कर 6.21% के आसपास हो गई है और आरबीआई को देश के अंदर महंगाई को लिमिट में रखना है। आरबीआई को जो मैंडेट दिया गया उसके अनुसार उनको देश में महंगाई दर को 4 ± 2 के आसपास रखना है, लेकिन अब 6% का भी लिमिट पार हो चुका है दोस्तों। महंगाई देश में काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। साथ साथ हेलीकॉप्टर चेक कर रहे ऑफिसरों से उद्धव ठाकरे ने पूछा कि इससे पहले किसी नेता का बैग चेक किया है क्या आप लोगों ने? तो इस पर एक ऑफिसर बोलता है कि 4 महीने में आप पहले ऐसे आदमी है। सवाल यह है कि क्या विपक्ष के नेताओं के ही बैग चेकिंग करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अधिकारियों को नियुक्त कर रखा है क्या? भाजपा के नेता जेपी नड्डा, अमित शाह, मोदी, योगी आदित्यनाथ, क्या इनके हेलीकॉप्टर की कोई जांच पड़ताल नहीं होगी? आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जो बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती झारखंड में भाजपा के प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। बड़ी बड़ी बातें मंच से कर रहे थे, लेकिन उनके साथ खेला हो गया। भाजपा के सारे नेता मंच पर मौजूद थे, तभी उनको पता चला कि उनका तो किसी ने पर्स चोरी कर लिया है। यानी उनके पैसे चोरी कर लिए गए दोस्तों, पर्स चोरी कर लिया गया। इसके बाद मंच से आह्वान किया गया, ऐलान किया गया कि मिथुन चक्रवर्ती का पर्स चोरी हो गया है, जिसको मिला हो वो दे दो। सवाल यह है कि मंच पर तो सारे भाजपाई मौजूद थे, फिर जो पर्स चोरी हुआ है तो क्या किसी भाजपाई ने पर्स चोरी किया है? क्या बीजेपी के लोग अपने नेताओं को भी नहीं बख्शते हैं? ये बड़ा सवाल रहेगा दोस्तों। आपकी क्या राय है, किसने ये चोरी किया होगा? लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राहुल गांधी महाराष्ट्र के गोंदिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया है। उनके साथ में इंडिया अलायंस के भी कई सारे नेता मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में इलेक्शन प्रचार कर रही है। इसका मतलब राहुल गांधी से प्रचार कम करवाए जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के जितने भी राज्य स्तर के बड़े नेता हैं वो अपने स्तर पर प्रचार कर रहे हैं। मुकाबला इसीलिए डिसेंट्रलाइज हो चुका है। राहुल गांधी कुछ एक गिनती के रैलियां कर रहे हैं दोस्तों। साथ साथ बीजेपी के नेता दानवे ने तस्वीर खिंचवाते समय एक व्यक्ति को लात मारी है। अब ये वीडियो सामने आ रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने एक तस्वीर खिंचवाने के दौरान फ्रेम में आने की कोशिश कर रहे पास में खड़े एक व्यक्ति को लात मारकर विवाद खड़ा कर दिया है। हालांकि बाद में उस व्यक्ति ने दावा किया है कि वह दानवे का दोस्त है और वह केवल उनकी शर्ट ठीक करने की कोशिश कर रहा था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। जालना जिले के भोकरदान में सोमवार को कथित घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब बीजेपी के लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन भाजपाइयों को समझना चाहिए कि हर चीज डिफेंड नहीं हो पाती। लोगों ने वीडियो में देख लिया है कि बीजेपी का नेता कितने अहंकार में है दोस्तों। इस तरीके के अहंकारी नेताओं का पुरजोर विरोध होना चाहिए। तो अपनी राय जो लेकर आएगा। साथ साथ कर्नाटक के शिगांव के पूर्व विधायक सैयद अजीम पीर खादरी ने सोमवार को यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस्लाम अपनाने की तैयारी कर रहे थे। कांग्रेस उम्मीदवार यासिर अहमद खान पठान के शिगांव विधानसभा उपचुनाव रैली के सिलसिले में आदि जांबव समुदाय के एक कार्यक्रम में बोलते हुए खादरी ने दावा किया कि अंबेडकर ने इस्लाम धर्म अपनाने के लिए व्यापक तैयारी की थी। हालांकि उन्होंने आखिर में बुद्ध धर्म को चुना। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक खादरी ने सुझाव दिया कि अगर अंबेडकर ने इस्लाम धर्म अपना लिया होता तो पूरा दलित समुदाय भी उसका अनुसरण करता। उनके इस बयान के बाद भाजपाई बुरी तरीके से भड़के हुए हैं दोस्तों। आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में बीजेपी ने कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए दोस्तों। बीजेपी ने कांग्रेस शासित राज्यों में चुनावी वादे पूरी नहीं होने का आरोप लगाया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने 2 मुख्यमंत्री और 1 उप मुख्यमंत्री को मैदान में उतार दिया है। उन्होंने अपने यहाँ सामाजिक योजनाओं को जारी रखने का दावा किया है दोस्तों। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया है। आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ बिहार के तरारी विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील की है लालू यादव ने। उन्होंने वीडियो जारी किया है। वीडियो के माध्यम से कहा है कि मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आज आप लोग वोट देने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखेगा कि तरारी विधानसभा क्षेत्र से सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट डाले। महागठबंधन समर्थित सीपीआई एमएल के प्रत्याशी राजू यादव को ईवीएम पर क्रम संख्या 1 पर झंडे पर 3 तारा निशान पर नीला बटन दबाकर भारी मतों से चुनाव जितवाए। कुल मिलाकर दोस्तों तरारी में सीपीआई माले का उम्मीदवार मैदान में उतरा हुआ है। लालू यादव ने उनके लिए भी वोट मांगे और बाकी की सीटों पर आरजेडी का उम्मीदवार मैदान
मैदान में है तो उनके लिए भी लालू यादव की ओर से एक वीडियो जारी कर दिया गया। दोस्तों कर्नाटका के अंदर जिस तरीके से विकास ने रफ्तार पकड़ी है, भाजपाइयों के लिए एक बड़ा मैसेज है। आपको बता दें कि कर्नाटका में जिस तरीके का विकास कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है दोस्तों, भाजपा के लोग शायद इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सिद्धरमैया ने पूरे मामले पर डिटेल में जानकारी देते हुए कहा कि कर्नाटका की इकोनॉमी 10.2% के हिसाब से ग्रो कर रही है, यानी 10% से ज्यादा ग्रोथ कर्नाटका के अंदर चल रहा है, जबकि पूरे भारत के अंदर जो ग्रोथ रेट है वो 8.2% है। और आप लोग समझ सकते हैं कि कर्नाटका भारत के ग्रोथ में एवरेज से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है दोस्तों, और यही कर्नाटका की कांग्रेस पार्टी सरकार की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बीजेपी के लोग शायद इसी बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और इसीलिए सिद्धरमैया के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चलवाए जा रहे हैं। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। क्यों सिद्धरमैया के खिलाफ नए तरीके से कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है, उनको जेल के पीछे भेजने की गंदी कोशिश की जा रही है, लिखकर जरूर बताएगा। साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की 24 घंटे में दूसरी बार चेकिंग हुई है दोस्तों। और उद्धव ठाकरे मंगलवार को बीते दिन उस्मानाबाद के औसा सीट पर प्रचार करने के लिए गए। इस दौरान चुनाव आयोग के कर्मचारी ने उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग की। 11 नवंबर को यवतमाल के वनी एयरपोर्ट पर भी उनके बैग को चेक किया गया था। चुनाव आयोग की कार्रवाई पर उद्धव ठाकरे नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी तब उड़ीसा के एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था। आपने मेरे बैग की जांच की, कोई बात नहीं, लेकिन मोदी शाह के बैग की जांच कब की जाएगी? मेरा बैग चेक कर लीजिए, लेकिन ये सबके साथ बराबर कीजिए। लेकिन ऐसा लगता है कि केवल विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़ा है चुनाव आयोग दोस्तों। हर जगह लगातार बैक टू बैक 2 दिन जांच पड़ताल किए गए हैं। आप भी मानते हैं कि मोदी और अमित शाह की भी जांच की जानी चाहिए, उनके हेलीकॉप्टर की जांच की जानी चाहिए, तभी निष्पक्ष माना जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि शाह और नड्डा की भी जांच की गई है। सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच भी की जाएगी? क्या इतनी हिम्मत जुटा पाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ताबड़तोड़ प्रचार के मूड में है। महाराष्ट्र में अब 6-7 दिनों का समय बचा हुआ है। ऐसे में महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के लिए 6 दिन कांग्रेस पार्टी ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाओं के साथ मैदान में उतर रही है दोस्तों। बड़े चेहरे अगले 6 दिनों तक करीब 90 सभाएं करेंगे। इसमें करीब 20 सभाएं तो अकेले राहुल गांधी करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी की सभाएं होने वाली है। राहुल गांधी मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र के 6 सभाएं करेंगे। प्रियंका गांधी महाराष्ट्र में 4 सभाएं करेंगी, जिसकी शुरुआत आज से होने वाली है दोस्तों। स्टार प्रचारक में कई दिग्गज नेता मैदान में है। पायलट से लेकर इमरान प्रतापगढ़ी की ज्यादा डिमांड चल रही है। सिद्धरमैया भी प्रचार करने जा रहे। रेवंत रेड्डी और नाना पटोले 20 सभाएं करेंगे। वरिष्ठ नेता बालासाहब थोराट 15 सभाएं करेंगे। 17 नवंबर को मुंबई में कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, एनसीपी सारे नेता मिलकर संयुक्त रैली करने वाले हैं। गारंटी कार्ड को 5 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का पूरा लक्ष्य बनाया गया है दोस्तों। यानी 6 दिनों तक अब ताबड़तोड़ कैंपेन पूरे महाराष्ट्र में चलने वाला है। झारखंड के अंदर क्योंकि एक चरण के चुनाव हो चुके हैं और दूसरे चरण का जो चुनाव होने वाला है उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता लालू यादव भी मैदान में उतर गए हैं। तो अब झारखंड पर ज्यादा कांग्रेस पार्टी को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दिग्गज नेता मैदान में है तो पूरा फोकस महाराष्ट्र पर रहने वाला है और 6 दिनों तक जबरदस्त तरीके से बम्बार्डनेस होने वाली है दोस्तों प्रचार प्रसार की। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बीच में उम्मीदवारों और मतदाताओं को साथ में लाने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। यानी उम्मीदवार कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा मतदाता उनके साथ में आ जाए, इसीलिए उनको लुभाने के लिए तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट यह है दोस्तों कि शिवसेना के जो कई सारे पर्चे छपाए गए हैं उसमें से कई पर्चे आप देखेंगे तो उर्दू में छपाए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम आबादी तक पहुंचा जाए। डिंडोसी से महायुति और महाविकास अघाड़ी प्रत्याशी ने मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए उर्दू में पर्चे छपाए हैं। दोनों ही दलों के प्रत्याशी लगातार अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर छात्रों का जबरदस्त तरीके का प्रचंड विरोध जारी है। आपको बता दें कि छात्रों ने लाखों की संख्या में उतरकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। अभी तक लगातार छात्रों की बातचीत सरकार के लोगों से चल रही है, लेकिन सॉल्व कुछ नहीं हो पाया। इसके बाद छात्रों ने एक पोस्टर लगाया दोस्तों जो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जिसको नौकरी लेना है पैसा कैश या यूपीआई घर बैठे नौकरी ले। पोस्ट है और उसके पैसे भी बताए गए हैं। यानी अगर आपको एसडीएम का पोस्ट चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर तो 65 लाख रुपए लगेंगे। डिप्टी एसपी बनना है तो 60 लाख रुपए लगेंगे। एसीपी बनना है तो 55 लाख रुपए और एआरटीओ बनना है तो 60 लाख रुपए लगेंगे। संजय श्रीनेत की ओर से ये पोस्ट छापा गया है दोस्तों। यानी यूपीपीसीएस पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर बेची जा रही है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कई बार राज्यों के अंदर आरोप लगाते आए हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर इन आरोपों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। लोगों गंभीर आरोप है। साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है कि वो संविधान खत्म करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार गोपाल दास अग्रवाल के समर्थन में गोंदिया के अंदर रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर विदर्भ के क्षेत्रों के लोगों का जो डीएनए है वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा वाला है। यानी कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा विदर्भ खड़ा रहा है, आगे भी खड़ा रहेगा और कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से रहेंगे। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी आगे कहते हैं कि हर धर्म के प्रति सम्मान के मूल्यों को स्थापित करना है और नफरत, किसानों के दमन और असमानता के बारे में बात करते हुए कहा है कि इसे मिटाना हमारा लक्ष्य है और इसे हम प्राप्त करेंगे। उन्होंने अमरावती के साथ साथ अन्य क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी की वापसी को लेकर बड़े संकेत दे दिए हैं दोस्तों। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसके साथ में अजित पवार ने फिर से योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे ये ऑफेंसिव नारा है और डिवीजन करने वाला है, यानी आपसी मतभेद खड़ा करने वाला नारा है। इस तरीके के नारों का महाराष्ट्र की राजनीति में कोई जगह नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं कि अजित पवार भारतीय जनता पार्टी को बार बार बता रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे जो नारा है वो सीधे तौर पर ऑफेंसिव है, यानी भड़काऊ बयान है और भड़काऊ भाषण है, इसीलिए इसका विरोध किया जाना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि अजित पवार तो खुलकर भाजपा
भाजपा के नेताओं का आईना दिखा रहे हैं, तो अब मीडिया वाले भी क्यों पीछे हट रहे हैं? उनको बताना चाहिए कि महागठबंधन जिसे कहा जा रहा है, महायुति गठबंधन, भाजपा गठबंधन, उसमें कितनी बुरी तरीके से आपस में फूट पड़ी है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे साथ लगातार जुड़े। दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत